हेलो एवरीबॉडी। अपने लास्ट टॉपिक्स में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था और अर्थ मैग्नेटिज्म के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड एंगल ऑफ डिप, ये सब हमने स्टडी कर लिया था। उन्हें भी आप देख लें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 12th की। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इसकी ज़्यादा कन्वीनियंट जो डेफिनेशन होगी वो होगी quantity of magnetic field linked to a surface area is called magnetic flux। किसी भी सरफेस एरिया से लिंक्ड का मतलब जुड़ी हुई जो मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे। जुड़ा हुआ का मतलब इसमें से कितना पास हो रहा है इस एरिया में से। ये मान लिया एक एरिया है, तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है या कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी क्वांटिटी को ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई बी से। ये फाई सिंबल है और उसके आगे बी लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में। बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम यहाँ फाई के आगे ई लगा देते तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जैसे कि सपोज ये आपके पास में कुछ एरिया है और वो इस तरीके से रखा हुआ है, आप सामने से देख रहे हैं, और मेरी साइड से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करके सामने निकल रही हैं। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया में से पास हो रही हैं। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, वो डिपेंड किस किस बात पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है इसका एरिया कितना है। एरिया अगर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ए अगर ज़्यादा होगा, तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होंगी। एरिया अगर मैं आधा कर दूं तो हाफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही पास होंगी, जितनी पहले पास हो रही थी उसका हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर मैं डबल कर दूं तो डबल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डबल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। हाफ कर दूं तो हाफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी है वो इन दोनों बातों पर, बी और ए दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल में किस तरीके से डिपेंड करता है, आप ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ से सामने की तरफ जा रही हैं। ये मेरे फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान सकते हो। ये ऐसे पास हो रही हैं इस एरिया में से परपेंडिकुलर। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होगा जब एरिया जो है खुद मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। लेकिन अगर यही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, इस तरीके से, इस तरह से रखा हुआ है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर से पास हो जाएंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके नीचे से पास हो जाएंगी। ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप एज्यूम कर सकते हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से पास हो रही हैं, कुछ नीचे से पास हो रही हैं। इस एरिया में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। दैट मीन्स एरिया कितना एंगल बना रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। वो एंगल कैसे देखा जाता है, वो देखा जाता है एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये आपके पास में एक एरिया है, इस एरिया के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल एक वेक्टर हम खींच देंगे आउटवर्ड, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। इस वेक्टर का जो एरिया वेक्टर है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। और इसकी लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, एरिया वेक्टर की लेंथ किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, इस एरिया के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा इसकी लेंथ। तो आप इसे ये दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। ये पेन को मैं दिखा रहा हूँ एरिया वेक्टर की फॉर्म में। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर ये एरिया इस तरीके से रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। तो तब यहाँ पर बी डॉट ए का मतलब हो जाएगा बी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू, फाई बी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस 0, दैट मीन्स बी ए
ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया। और अगर मैं इसी एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करता जाऊं इस तरीके से, सपोज ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, आपका टिल्ट हो गया, एरिया वेक्टर आ गया वेक्टर ए, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया अब, थीटा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता चला जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा थीटा होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये इस तरीके से हो जाए, एरिया को हमने ऐसे रख दिया, तो एरिया वेक्टर डाउन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उस टाइम पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, एरिया इस तरीके से, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ वेक्टर ए, और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी पास नहीं करेगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। तो वो इस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी आ रहा है, फाई बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी बी ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए से, दैट मीन्स बी ए कोस थीटा से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है वेक्टर ए, और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल है। ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेना, ना कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि हमेशा कि वो एरिया देख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। नहीं, थीटा 0 डिग्री है, बिकॉज एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इसकी यूनिट देखनी है तो यूनिट क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ये एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, या इसी को हम डिनोट करते हैं वेबर से। एक नया नाम हमने दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर। तो इसी वेबर से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी निकालते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अभी आपने देखा फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। कोस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, फाई की यूनिट डिवाइडेड बाई एरिया की यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों एक ही क्वांटिटी होती हैं। तो ये भी हमने यहां डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब आप ये देखिए, ये प्लेन एरिया है, ये जो एरिया था ये आपने कैसा लिया था, बिल्कुल प्लेन एरिया, यूनिफॉर्म एरिया, कहीं से रफ नहीं है, बिल्कुल सीधा एरिया है। तो अगर यही एरिया थोड़ा सा क्रम्पल्ड हो, इस तरीके से मुड़ा हुआ हो, कहीं से इसमें उभार आ रहा हो, कहीं से डिक्रीज हो रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मान लिया यहाँ पर हमने कैसा देखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, जितना मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे यूनिट एरिया में से यहाँ पास हो रहा था उतना ही ऊपर से पास हो रहा है, बराबर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, सपोज है ये आपके पास में क्रम्पल्ड सा एरिया है, एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉन यूनिफॉर्म है, इनके बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम है कहीं ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या कि एरिया भी रफ हो और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो, या कोई भी एक चीज़ भी होगी, तब भी हम कैसे निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, हम कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। इसके लिए आप छोटा सा एक एरिया लेंगे, छोटा सा एक एरिया, और छोटे से एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, वेक्टर बी, और एरिया वेक्टर देखेंगे छोटे से एरिया का, वेक्टर डी ए, और वेक्टर डी ए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखेंगे थीटा,
और इस छोटे से एरिया में से, ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है अपनी तरफ से, स्मॉल एरिया डी ए, इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई बी। डी का मतलब स्मॉल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अगर फाई बी है तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बी, और वो हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। डॉट प्रोडक्ट के इक्वल तो होगा यहाँ पर, लेकिन छोटे से एरिया का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई और एरिया ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहाँ के एरिया और वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ के एरिया और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो इन सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स के सम के इक्वल है। और सम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर यही सब चीज़ें यूनिफॉर्म सरफेस के लिए देख रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी है, इंटीग्रेशन का कोई रूल है, उस हिसाब से चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स हमेशा निकालते हैं, जो आप डेरिवेशंस में सीखेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। तो ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला आ गया, फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है तो इसी यूनिट से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को आप पुट करके और मीटर यानी लेंथ की डायमेंशन को पुट करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को समझने में, पूरे चैप्टर में इसका यूज़ होगा। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन समझा दिया है, अगली वीडियोस को ज़रूर देखें, उसमें हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।